नमस्कार मित्रों, आज मैं चार मूर्खों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सुनते हैं चार मूर्खों की कहानी। चार मित्र होते हैं जो एक दूसरे से होड़ करते हैं कि उनमें से ज़्यादा मूर्ख कौन है। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। एक गांव में चार मित्र रहते थे। चारों के चारों नकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ थे। एक दिन वे चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई कि उनमें से ज़्यादा बेवकूफ़ कौन है। आपस में वह यह तय नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सलाह मशवरा करके सोचा कि चलो गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास चलकर ही तय किया जाए। वही हमारा फैसला करेंगे कि ज़्यादा मूर्ख कौन है। चारों चलकर पहुंच गए गांव के बूढ़े बुजुर्गों के पास, जो चौपाल पर बैठे बैठे बातें कर रहे थे। उनसे जाकर उन्होंने कहा, हम यह पूछना चाहते हैं कि हम चारों में से सबसे मूर्ख ज़्यादा बड़ा कौन है। अब जो गांव के बुजुर्ग थे उनमें से एक ने कहा, हम ऐसे तो तुम्हें नहीं बता सकते कि ज़्यादा मूर्ख कौन है। अगर तुम्हारे पास कोई बात हो, ऐसी कोई घटना हो, कोई किस्सा हो तो हमें बताओ, उससे हम तय कर पाएंगे। अब चारों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मेरी नई नई शादी हुई थी। उसके बाद मुझे ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना था। क्योंकि मैं दूसरी बार ही जा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, ससुराल में ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करना। थोड़ी हाँ हूँ में जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। मेरी माँ ने मुझे कहा, सिर्फ हाँ या ना, बस यह दो ही शब्द कहना। मैं ससुराल पहुँच गया। ससुर जी आंगन में ही बैठे थे। कुर्सी पर जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने मेरे हाल चाल पूछे और कहा, आइए जमाई राजा, सब ठीक तो है ना। मैंने कहा, ना। तो वह चौंक गए। पूछा, क्यों, कोई परेशानी है। मैंने कह दिया, हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है। मैंने कहा, ना। फिर उन्होंने सोचा कि लगता है जमाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी है। शायद शर्म के मारे कह नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई तंगी है रुपए पैसे की। मैंने कहा, हाँ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपके रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका वह इंतज़ाम भी कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए, क्योंकि मुझे ससुराल पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास खाना लेकर आई। जब वो खाना लेकर आई और मेरे सामने रखा तो मुझे कहा कि लीजिए खाना खाइए। मैंने कह दिया, ना। ससुर जी ने सास से कहा, चुपके से एक तरफ जाके, कि हो सकता है उनके रुपए पैसे की परेशानी है तो खाना खाने का मन ना हो, एक बार और पूछ कर देख लो। मेरी सास ने कहा, खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है। मैंने कहा, ना। फिर वह मेरे सामने से थाली ले गई और कहने लगी, जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसे करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। जमाई जी को भी एक कमरा दे दिया गया और उनके बिस्तर कर दिए गए। वह भी सो गया, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी। उसे तो भूख सता रही थी। उसने सोचा कि मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ और ना के चक्कर में मेरा पेट तो भूखा ही रह गया। अब उसने सोचा कि जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा, पेट में दौड़ते हुए चूहे तो मुझे परेशान ही करते रहेंगे। उसे लगा कि उसे उठकर रसोई में कुछ ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। वो उठकर रसोई की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही एक पलंग पर उसकी सास सो रही थी। अब उसने चारों तरफ रसोई में तलाशना शुरू किया, क्योंकि उनकी शादी कुछ ही वक्त पहले हुई थी। वहाँ एक हांडी में लड्डू रखे थे। उसने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया, एक लड्डू उठाया और मुंह में रख लिया। और जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा, ढक्कन हाथ से गिरकर छूट गया, नीचे गिर के टूट गया। और उसकी आवाज़ हुई तो सास उठकर जल्दी से खड़ी हो गई और वो लड्डू को मुंह में रखे जमाई भाग गया और अपने कमरे में घुस गया। चद्दर ओढ़कर सो गया। सास को लगा पता नहीं क्या बात है, जो जवाई जी अचानक से यूँ भाग कर गए। उसने अपने पति और बेटों को जगाया, जाओ जरा जवाई जी से पूछो क्या बात हो गई।
इतनी रात को वो ऐसे भाग क्यों रहे थे। उसके साले और ससुर जब उसका हाल चाल पूछने उसके कमरे में आए तो चद्दर तान कर सो रहा था। उन्होंने चद्दर हटाई और उसे उठाया तो देखा कि उसका मुंह एक तरफ से सूजा हुआ है। उसके सालों ने कहा, माँ यह क्या परेशानी बताएंगे, इनकी परेशानी तो साफ नज़र आई है, इनके अचानक क्या हो गया, जब यह आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, जाओ जल्दी से इन्हें वैद्य जी के पास ले जाओ। साले और ससुर अफरा तफरी में जवाई को जल्दी से लेकर वैद्य जी के पास चले गए। आधी रात को वैद्य के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, देखिए इनके मुंह पर अचानक क्या हो गया है, शाम तक तो यह बिल्कुल ठीक थे। वैद्य ने इधर उधर देखा। उसने कुछ अपने औजार से या फिर हाथ से उसके एक तरफ सूजन पर हाथ लगाया तो वह लड्डू खिसक के दूसरी तरफ चला गया। वह चकरा गया। वैद्य जी ने सोचा कि यह कौन सी बीमारी है, ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई। उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सबने सोचा, जो उसको देख रहे थे, क्या हो रहा है। फिर वैद्य ने उसका मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ के खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आते ही सब देखकर जोर से ठहाका मारकर हंस पड़े। वैद्य जी को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जमाई जी यह क्या है, आपके मुंह में लड्डू। उसने सारी कहानी सुनाई। उसके ससुर ने कहा, वाह रे वाह, बेवकूफ़, ऐसी ही परेशानी थी तो बता ही दिया होता। अब आती है दूसरे मित्र की बारी। उसने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है, मेरी बेवकूफ़ी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था। मेरी तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहन कर जाना। मैं गांव के बाज़ार से जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहनकर कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुँचते पहुँचते मुझे शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ा सा दूर था। मैंने सोचा वहाँ पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे। तो वहीं पर एक खेत में एक घर बना हुआ दिखाई दिया मुझे और पास में एक झोपड़ी थी। मैंने सोचा क्यों नहीं झोपड़ी में मैं अपने नए कपड़े खोल कर बदल लूँ और आज की रात यहीं बिता लूँ। सुबह नए कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊँगा। मैंने वही झोपड़ी में अपने कपड़े उतार कर टांग दिए और गमछा लपेट लिया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद भूख लगी तो मैंने देखा कि पास ही में खेत में एक घर बना हुआ है, क्यों न यहीं से 2 रोटी मांग कर खा लूँ और रात गुजार लूँ। मैं गमछे में ही वहाँ पर पहुँच गया। गांव में बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी और वो घर तो खेत में बना हुआ था, इसलिए उस वक्त वहाँ पर बिजली थी ही नहीं। जैसे ही मैं घर के बाहर पहुँचा मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन उस बेवकूफ़ को यह पता नहीं था कि वह घर उसके ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले उन्होंने खेत में एक नया घर बनाया था। अब उसके सास ससुर साले सब सो रहे थे। उसकी सास और उसकी पत्नी बैठी बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई तो उसकी सास ने कहा, बेटी लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जा यह 2 रोटी और सब्जी उसे दे आ। हाँ, बिजली नहीं आ रही है तो तू यह मोमबत्ती ले जा। तो मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा तो दिखने लग गया, लेकिन वो मुझे देख ना पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल साफ दिखाई दी मैं चौंक गया। यह तो मेरे ससुराल वालों का ही घर है। और मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे देखा तो गाय भैंसों के गोबर की ढेरी लगी थी। मैं पीछे चलता चलता उस ढेरी में जा गिर गया। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई और उसने अपने सब घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले भागकर बाहर आए, मुझे उठाया, नहलाया, धुलाया, साफ़ किया। पूछा, जमाई जी आप यहाँ कैसे और इस हालत में। मैंने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। मेरे ससुर और सालों ने कहा, वाह रे बेवकूफ़, रात में आओ या दिन में आओ, हमें कपड़ों से क्या लेना देना, हमें तो आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफ़ी भरे हरकतें आइंदा मत करना। दूसरे मित्र का किस्सा भी ख़त्म हुआ। अब बारी आई तीसरे मित्र की। उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर हुई मेरी सास की तबीयत खराब है, तो मैं पत्नी को अपने घर पर ही छोड़कर, क्योंकि हम घर में 2 ही आदमी थे,
इसलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ के हाल चाल पूछ कर आता हूँ। मैं अपने ससुराल पहुँच गया। सास के हाल चाल पूछे। घर में सास के अलावा और कोई नहीं था। 2 साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिलाकर थोड़ी देर हमने बातें कर ली। अब सास को खेत पर खाना देने जाना था तो मैंने भलाई लेते हुए कहा, माता जी आप यहीं आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लाइए खाना मैं दे आता हूँ। मुझे बता दीजिए कौन सा खेत है। सास ने फलां फलां खेत का पता मुझे बता दिया। मैं खाने की पोटली लेकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां मैंने एक अजीब चीज़ देखी। वहां पर चौराहे पर एक काठ लगा हुआ था। मैंने कभी काठ नहीं देखा था तो मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, भाई यह क्या है? उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ का राजा को अगर कोई कर या लगान समय पर नहीं देता तो उस आदमी को इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा यह चीज़ तो पहली बार देखी है, क्यों न इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं रखी और काठ में अपना सिर दे बैठा। वहाँ पर एक पत्थर था जिससे मैंने उसे ठोक लिया। वो थोड़ा सा सख्त था। इतनी देर में कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोटली उठाई। मैंने पत्थर और कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया और मेरा पत्थर भी गया। अब मैं उस काठ में से हिल नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास वक्त पर खाना नहीं पहुंचा, इंतज़ार करते करते शाम हो गई। वे दोनों गुस्से से आग बबूला होते घर पहुँचे। अपनी पति पत्नी पर बरस पड़े। सास चौकन्नी हो गई। ऐसा क्या हुआ? दिन में ही तो जमाई जी आए थे और मैंने खाना उनके हाथ आपके लिए खेत पर भिजवाया था, क्या पहुँचे नहीं? ससुर ने कहा, जमाई जी खाना लेकर, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं पहुँचा। अगर वह वहाँ नहीं पहुँचे और यहाँ भी नहीं है तो गए कहाँ? लड़ाई वगैरह सब भूलकर साले और ससुर सब जमाई को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उससे पूछते जाते। एक आदमी मिला जिसने बताया, आपका जमाई तो गांव के चौराहे पर काठ में अटका हुआ पड़ा है। अब ससुर था वो गांव का हुकुमदेव। जमाई ने ऐसा क्या गुनाह किया? राजा ने उसे काठ में दे दिया। चलो राजा के पास चलते हैं। और उसके साले पहुंच गए राजा के पास और राजा से कहा, महाराज मेरे जमाई से ऐसे क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काठ में दे दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काठ देने या दिलवाने का हुक्म नहीं दिया था। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाही ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काठ में नहीं डाला गया। राजा उसको, उसके सिपाही, ससुर और साले सब मिलकर वहाँ चौराहे पर पहुँचे। काठ में जमाई को देखकर उसी से पूछा कि तुम्हें काठ में किसने डाला? उसने जो दिन भर में उसके साथ आप बीती हुई सारी बात बता दी। सब के सब हंस पड़े। उसके साले और ससुर उस पर बरस पड़े। वाह रे बेवकूफ़, ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात फिर नहीं करना। खुद के खुद ही काठ में गिर गए। उसको वहाँ से निकाला और घर ले गए। यह तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है चौथे मित्र की। उसने कहा, मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। हम घर में बस मैं और मेरी पत्नी और बच्चे ही थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई और मैं खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए घर पर रह गया। जब शादी का ऐन वक्त आया तो एक दिन पहले मैंने भी जाने का सोचा। मैं आनन फानन में कपड़े डालकर और पहुंच गया ससुराल। ससुराल पहुंच गया। शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था और घराती जिम रहे थे। मैंने भी खाना खाया, थोड़ी आव भगत करवाई। उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा मुझे याद आया कि मैं तंबाकू तो अपने घर ही भूल आया। मैं ठहरा तंबाकू का आदी। मुझे तंबाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूं? बिना तंबाकू खाए तो मुझे नींद ही नहीं आती। अब मैं वहाँ पूछूं भी तो किससे? शादी के घर में इतने सारे लोग थे और ऐसा माहौल मेरे ससुराल में, कोई भी तंबाकू नहीं पीता। मैं शर्म के मारे उनसे पूछ भी न सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वो दोनों हाथों और दोनों पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने उसे एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा,
तंबाकू तो है, लेकिन अभी शादी के घर की वजह से तंबाकू को भैंसों के बाड़े में रख दिया गया है। आप वहाँ से जाकर ले आइए। मैं गाय भैंसों के बाड़े में पहुँच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे तो कहीं भी तंबाकू नज़र नहीं। मैं हैरान परेशान वापस अपनी पत्नी के पास आया और उसे बताया, मुझे तो कहीं भी तंबाकू नज़र नहीं आई। तुम ही चलो और मुझे बताओ। उसने कहा, मैं कैसे चलूँ? आप देख रहे हैं ना, मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर में मेहंदी लगी है। मैं चल ही नहीं सकती। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूँगा, तुम बस मुझे अंगुली से इशारा कर देना, मैं ले आऊँगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया और गाय भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगा। जब गाय वहाँ पर बिजली तो आ नहीं रही थी। जब मेरी पत्नी मेरे कंधों पर बैठी थी तो दूर से अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंसे सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सब अपने खूंटे से अपनी सांकली तुड़ा तुड़ा कर भाग गई। जब वह भाग रही थी तो जो आगे शादी का खाना वगैरह चल रहा था, वहाँ से सारे घर वाले भागकर और बाड़ी में यह देखने आ गए, आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी गाय और भैंसें अपने खूंट से तुड़ा तुड़ा कर भाग गई। जब वे लोग आए और सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मुझे संभलने का मौका ही न मिला। मेरे सालों ने ससुर ने ऐसे देखा तो उन्होंने पूछा, जमाई जी यह क्या हो रहा है? आप बिटिया कैसे कंधों पर उठाए क्यों हैं? मैंने अपनी सारी बात उन्हें बता दी। उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत करने से पहले हम ही से कह दिया होता, हम ही से तंबाकू मांग लेते। मेरा किस्सा भी कुछ यूँ समाप्त हो गया। अब बताइए, हम चारों में से कौन सबसे ज़्यादा मूर्ख है? तो वहाँ के बुजुर्ग थे, उसने कहा, देखो भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो, सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है, तो तुम काठ में अपने आप गिर पड़े। तुम ही सबसे ज़्यादा मूर्ख लगे। ना तो तुम्हें उससे कोई लालच था, ना कोई कुछ काम था, और तुम बिना मतलब ही काठ में जा पड़े। इसलिए सबसे ज़्यादा मूर्ख तो तुम ही हो। दोस्तों, यह कहानी किस्सा यही समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।